नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 50 दिन से बैठे किसान अब से थोड़ी देर के बाद कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। आज लोहड़ी है और लोहड़ी पर किसान संगठनों का विरोध जताने का एक तरीका है। इसी के साथ किसान 26 जनवरी को अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के तेवर का ट्रेलर भी दिखाने वाले। सवाल यह कि क्या अब सिर्फ आर पार के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा? किसान संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का बताया रास्ता भी नामंजूर कर दिया गया। किसान संगठन पहले से ही कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर ना होने की रट लगा रहे थे। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में सुझाए गए चारों नामों को लेकर भी ऐतराज है। और इस सबके बीच कांग्रेस किसानों की प्रस्तावित रैली को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर राजनीति हर तरफ भरपूर हो रही। इसलिए आज दंगल में बहस का मुद्दा है किसान खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर। दो मेहमान हमारे साथ होंगे, बीजेपी से संबित पात्रा और कांग्रेस से गौरव वल्लभ। सीधी बहस होगी। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस की शुरुआत करें। कोई लोड़ नहीं। कृषि कानूनों पर अब ये आंदोलनकारी किसानों के विरोध का पार्ट 2 है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के बताए रास्ते को भी नामंजूर कर दिया है। 26 जनवरी को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर से तिरंगा रैली निकालने के इरादे से पहले लोहड़ी का ये मौका ट्रेलर दिखाने का है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 50 दिन से जमे किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या इस बार का लोहड़ी थोड़ा अलग होगा? पहले तो परिवार के साथ मनाते, इस बार कैसे बनेगा? अब जो है हम लोहड़ी जो है इन्हीं बॉर्डरों पर पूरे किसान परिवार के साथ मनाएंगे। पहले इंडिविजुअल मनाते थे, आज हम इकट्ठे मनाएंगे। पहले परिवार होता था, यहाँ किसान परिवार है, महिलाएं हैं, हर कोई मिल करके लगातार लोहड़ी की तैयारी चल रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि आखिरकार आज की लोहड़ी कैसे अलग है और लोहड़ी से। आज की हमारी लोहड़ी किसान के साथ, किसान के बिना लोहड़ी कैसी। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये हमारा। पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ओणम करते हैं, और आज हम अपने नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आने वाला हमारा 26 रिपब्लिक डे जो है वो भी नेशनल फेस्टिवल है। हमारी लोहड़ी भी नेशनल फेस्टिवल हो गई। तैयारी है लोहड़ी को इस बार कुछ और भी तरीके से आप मनाएंगे, किसान बिलों को जला? बिल्कुल मनावेंगे। देखा, हमने तो कभी लोहड़ी मनाई ना, पर अब क्या हमें मौका मिलेगा तो ये छोड़ने के ना। जितने भी ये बिल हैं इनकी जो कॉपी लिकाड़ कर जाडा हो रहा घना और उन्हें जला के अरतापेंगे। हमारे बुजुर्ग का पता है कोई दिक्कत है या बात में भी, या यह बात में मुकदमा बने हम पे। फतेहाबाद में किसानों ने लोहड़ी की आग में जलाई कृषि कानून की प्रतियां। दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों की प्रतियां शाम को जलाई जाएंगी, लेकिन पंजाब में दिन से ही लोहड़ी के नाम पर विरोध का यह तरीका देखा गया। त्योहार हमारे किसानों का त्योहार होता है, बड़ी खुशी से मनाते हैं, लेकिन इस बार हमारे इतने साथी शहीद हो गए और सरकार ने खेती किसानी को बेचने की कोशिश करी, तो इस बार इस लोहड़ी को काली लोहड़ी के रूप में हम मनाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की दखल से भी अब जब मामला सुलझता नहीं दिख रहा, तो कांग्रेस किसानों के मसले पर और ज्यादा आक्रामक हो गई है। किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस ने एक तरह से समर्थन दे दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। कांग्रेस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का आरोप लगा रही है। तो उधर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि यह दर्द किसानों का नहीं बल्कि सीएए और राम मंदिर जैसे मसलों का है। 60 से 65 के करीब किसान अपनी जान की आहुति दे चुके इस आंदोलन में। 73 साल में देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ। पर मोदी सरकार अंधी और बहरी क्यों बनी बैठी है? किसान की पुकार को, उसकी पीड़ा को, उसकी तकलीफ को, उसके दुख को सुनती क्यों नहीं? मामला किसान बिल का नहीं है, मामला एनआरसी का है, सीएए का है, मामला 370 का है, 35A का है, अयोध्या मंदिर का है, ट्रिपल तलाक का मामला है। तभी तो मैंने कहा निशाना कहीं है, इरादे कुछ और हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नकार रहे हैं। ये लोग तो संविधान को भी नकार दिया, इन्होंने देश को ही नकार दिया। इस बीच किसानों के मसले पर गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाने के बाद सरकार जोर शोर से ये बताने में लगी है कि वो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी आज 5 साल पूरे हुए हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ये आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ
देश भर में किसानों को मिल रहा है। किसान कानूनों का ये मसला ऐसा है जिस पर सरकार पीछे ना हटते हुए भी कड़ा रुख दिखाना चाहती है। फिलहाल कानून सस्पेंड है, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर सभी की नजरें हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। और जैसा हमने आपको बताया, आज हमारे साथ दंगल में सिर्फ 2 मेहमान हैं। संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रखेंगे, गौरव वल्लभ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है और 1.5 मिनट का समय शुरुआत में आप दोनों को मिलेगा अपनी अपनी बात रखने के लिए। घड़ी चलती रहेगी और 1.5 मिनट पूरा होते ही बजर बजेगा, आपकी आवाज बंद हो जाएगी, दूसरे वक्ता का समय उसके बाद सवाल के साथ शुरू हो जाएगा। तो पहला सवाल संबित पात्रा मेरा आपसे है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बड़ा हमला सरकार पर किया है कि 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से आपको शर्मिंदगी हो रही है। देखिए रोहित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, एक भी व्यक्ति किसी भी देश के कोने में अगर उसकी जान जाती है, हम सबको दुख होता है और हम सब उसके लिए आंसू बहाते हैं। मगर इस प्रकार राजनीति करना, हत्या क्या हमने हत्या की किसी की हत्या हमने नहीं की है। हत्या क्या होता है, आप 84 के दंगों के विक्टिम से पूछिए किस प्रकार से टायर डाल के गर्भवती महिलाओं को, उनके हस्बैंड्स को किस प्रकार से उनकी जूड़ियों को, पगड़ियों को नीचे कुचल करके जलाया गया था, वो हत्या होता है। और राहुल गांधी के परिवार, उनके पिताजी और माताजी जिम्मेदार थे सिखों के हत्या के लिए, इसलिए हत्या और मौत के विषय में राहुल गांधी बात न करें। जहां तक शर्मिंदगी की बात है, ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, ये दुष्यंत दवे जी जाके कोर्ट में कह रहे थे। ये चिट्ठी किसकी चिट्ठी है? ये चिट्ठी है सिक्स फॉर जस्टिस के काउंसिल जनरल, उन्होंने गुरप्रीत सिंह पन्नम ने क्या चिट्ठी जारी की है? उन्होंने राहुल गांधी ने जो कहा है वही कहा है कि आप सरकार के खिलाफ केसरी ट्रैक्टर रैली करिए, ट्रैक्टर रैली करके इंडिया गेट में जाइए और इंडिया गेट में भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। और जो पंजाब का किसान खालिस्तान का झंडा वहां फहराएगा, उसको $2.5 लाख का, $2.5 लाख का उसको जो है सम्मान दिया जाएगा। आप बताइए, राहुल गांधी इसको सम्मान कहते हैं? राहुल गांधी जी चाहते हैं देश इसके साथ खड़ा रहे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए, दुष्यंत दवे ने किसानों की तरफ से आश्वासन दिया है कि ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, तो ये राहुल गांधी कौन है? आज सुनने में आया है राहुल गांधी जलीकट्टू देखे तमिलनाडु में जाएंगे। 2016 में यही राहुल गांधी। 1.5 मिनट हो गया जी, अगली बार आऊंगा तब 2016 पे आइएगा। गौरव वल्लभ बोलिए। अगली बार जी ठीक है। 26 जनवरी को किसानों ने कहा ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, आपने कहा हम साथ हैं। जी, क्योंकि जब सरकार दोनों काले कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती, जब सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी सरकार को नहीं देना चाहती, जब सरकार पिछले 50 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पाकिस्तानी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े माओवादी ठलुए, ये तो मुर्गे चिकन खाने आए हैं, इन्होंने बर्ड फ्लू फैला दिया, ये माओविस्ट है, ये अल्ट्रा लेफ्ट है, ये शब्द है सरकार के, भारत सरकार के मंत्रियों के, भाजपा के मुख्यमंत्रियों के, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। 65 लोगों ने शहादत दे दी। रोहित जी, क्या सरकार के एक भी आदमी ने उस शहादत के लिए श्रद्धांजलि दी? अरे वहां जाके नहीं तो ट्वीट पे ही दे देते। जो प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त मियां नवाज शरीफ की माताजी के देहांत पे उनको एक शोक का लेटर लिख सकते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं कर सकते कि 65 लोगों की शहादत हो गई इस ठंड में? और सवाल क्या है? सवाल ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों आप हिंदुस्तान की 20 लाख करोड़ रुपए की खेती को अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करना चाहते हो? सवाल ये है कि आप एपीएमसी को बाईपास करके प्राइवेट मंडियां खुला के औने पौने दामों में किसानों की फसल को क्यों खुलवाना चाहते हो? अभी भी इन्होंने 1.5 मिनट बात करी, किसान का क मुंह से नहीं निकाला, राहुल गांधी को गाली दी। देते जाइए गाली, राहुल गांधी जी को दीजिए, आप चाहे जिनको दीजिए, पर ये हिंदुस्तान के 64 करोड़ किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के चलेगा और इन दोनों काले कानूनों को वापस लेना। ओके, 1.5 मिनट हो गया। संबित पात्रा बोलिए।
देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये हर बार कहती है हम तो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, हम देश के हर निवासी के साथ 130 करोड़ जनता नहीं चाहती है आर्टिकल 370 हटे, हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये कह रहे थे कि देश की 130 करोड़ जनता नहीं चाहती है राफेल विमान देश खरीदे, हम देश के सबके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये कह रहे थे देश के 130 करोड़ जनता नहीं चाहती है CAA पर कानून बने, हम उनसे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये कह रहे थे ट्रिपल तलाक का कोई कानून नहीं बने, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, हम कदम से कदम मिला के, मगर देश तो इनके साथ कदम ताल करने के लिए तैयार ही नहीं है। देश, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, वो 1.5 मिनट हो गया। 2016 में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जलीकट्टू जो तमिलनाडु में होता है वो एक बारबेरिक एक्ट है, बहुत ही बारबेरिक है, हम इसको घृणा करते हैं और इसको हम हटा देंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो हम हटा देंगे। आज अभी पेपर में छपा है राहुल गांधी इज गोइंग टू वॉच जलीकट्टू इन तमिलनाडु। बताइए, या इस व्यक्ति के ट्वीट पर विश्वास करना चाहिए क्या? 2019 के आप अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखते हैं, आप रिफॉर्म्स के बारे में लिखते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में लिखते हैं, वही जब कानून बनता है तो आप कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। तीसरी बात मैं पूछता हूं, आज मैं बात सुप्रीम कोर्ट की करना चाहता हूं, मैं अपने प्रतिद्वंदी से यहां गौरव जी से पूछना चाहता हूं। गौरव जी, हम जो सरकार में है सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हैं, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आप बताइए किसानों को 4 समिति सदस्य के सामने जाना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। गौरव वल्लभ जी। रोहित जी, मैंने इनसे सवाल पूछा था, उनका जवाब नहीं दिया, मैंने इनसे फिर मैं पूछता और इनका उत्तर दूंगा। सवाल मेरा यह था, MSP अगर किसानों को दे दी जाए लीगल गारंटी, तो उसके सरकार को उससे क्या नुकसान है? क्यों लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती किसानों को MSP की? सरकार तो खरीद ही रही है MSP पे। अब मान लो आपके सूट बूट वाले दोस्त भी MSP पे खरीद ले, तो उससे आपको क्या हानि? पर हानि यह है कि आप उनको 30 लाख करोड़ का व्यापार नहीं दे सकते, आपकी पीछे से सेटिंग हो रखी है। मेरा यह सवाल था। अब इन्होंने पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट, मुझे ये बताइए रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों का एक पैनल बनाया, माननीय अशोक गुलाटी जी, माननीय जोशी जी, माननीय हमारे जो पूना से किसान संगठन के भाई हैं, और माननीय एक जो भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है। अब इन चारों ने एक बार नहीं 2 बार समाचार पत्रों में लेख लिख के कहा है कि इन 3 काले कानूनों की सख्त आवश्यकता है किसानों को। इन चारों ने यह कहा है कि MSP की जरूरत नहीं है, वी हैव टू लुक बियॉन्ड MSP। तो क्या पात्रा जी, आप ये मानते हो कि MSP की जरूरत नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि किसान को MSP नहीं मिलनी चाहिए? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि MSP की लीगल गारंटी देने से क्या हाल है? और आपने एक नहीं 7 वार किए, 7 वार किए आपने किसानों के। सत्ता में आने के बाद 2014 में आते ही आपने सबसे पहले क्या कहा राज्यों को कि अगर किसानों को MSP के ऊपर कोई भी राज्य बोनस देगा तो हम उस राज्य की फसल MSP पे नहीं खरीदेंगे। दूसरा वार आपने दिसंबर 2014 में किया, जब आपने भूमि के उचित मुआवजे के कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश लाए ताकि किसानों की जमीन को अपने पूंजीपति दोस्तों के हवाले कर दिया जाए। तीसरा बार आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके बोला कि MSP 50% लागत का नहीं दे सकते, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। चौथा बार आपने किया 2016 से 19 26,000 करोड़ रुपया किसानों के बजट का अपने सूट बूट के दोस्तों को फसल बीमा प्रीमियम के नाते दे दिया। 5वां बार आपने किया 6,60,000 करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के जो NPA है उनको राइट ऑफ कर दिया। किसान का 1 रुपया राइट ऑफ क्यों नहीं कर सकते साहब? 7वां बार आपने किया किसानों के उर्वरक, किसानों के खेती के पदार्थ, डीजल को 26 रुपए प्रति लीटर पिछले 6.5 साल में बढ़ाया। GST लगा दी किसानों के उर्वरकों पे, उनके उपकरण पे। और 7वां और अंतिम बार जो कि उनके मतलब ताबूत पे कील ठोकने वाला कि इन 3 काले कानूनों से उनकी पूरी खेती, उनकी पूरा मेहनत अपने 2 दोस्तों के हवाले करने का आपने जो षड्यंत्र रचा, हिंदुस्तान का किसान ये नहीं होने देगा। और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि MSP लाने से आपको क्या फर्ज है? समित पात्रा, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा MSP पे गारंटी दे दिया होता तो ये सारा कुछ नहीं होता। आप खुद बाइट चलाइए किसान संगठनों का, MSP पे गारंटी, MSP पे बात करना, MSP के विषय को लेकर संशोधन करना, हम तो तैयार थे। इन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग,
केवल और केवल रिपील, तीनों काले कानून, तथा कथित काले कानूनों को आप हटाओ, तभी जाके हम कुछ मानेंगे। कोई संशोधन से कुछ भी एमएसपी पे ऊपर आप संशोधन ले आओ, हम नहीं मानने वाले। नंबर एक बात तो ये भी मानते हैं और आप भी मानेंगे रोहित जी की खुद आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 70 साल तक एमएसपी की गारंटी हम नहीं दे पाए क्योंकि हम अपने सूट बूट के जो मित्र थे उनको मदद कर रहे थे। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार एमएसपी पर गारंटी दे। 70 वर्षों तक तो इन्होंने दिया नहीं था, मगर हम फिर भी तैयार थे, मगर ये कह रहे हैं रिपील करो। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि 7 बार हमने किसान पे किया था, 2014 में किया था, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, मगर फिर भी देश के 64 करोड़ किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को बार बार, पहली बार भी और दूसरी बार भी अपना प्रधानमंत्री चुना, सभी राज्यों में भी अपने नेता के रूप में हमें चुना है। तीसरी बार इन्होंने कहा अशोक गुलाटी, मान साहब, अनिल साहब, पीके जोशी जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कैसे बना दिया? इन्होंने तो आर्टिकल लिखा हुआ था। इसमें आप ध्यान से सुनिए, मैं क्रेडेंशियल्स देता हूं। पीके जोशी जी को किसने बनाया था डायरेक्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डायरेक्टर बनाया था पीके जोशी जी को नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली के अंदर मनमोहन सिंह जी ने बनाया था। अब यहां पर अशोक गुलाटी जी की बात हुई। अशोक गुलाटी जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 में चेयरमैन बनाया था CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एमएसपी तैयार करती है। अगर ये बीजेपी के लोग हैं, इनको मनमोहन सिंह ने क्यों बनाया था? तीसरी बात है, अगर इसी आधार पर देखा जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है ऑन मटेरियल ऑफ फैक्ट्स के आधार पर ये चारों कमिटी बैठेगी, फैक्ट्स को देखेगी। अगर इसी लॉजिक पे कि ये चारों लोगों ने कुछ आर्टिकल लिखा था तो इनको नकार देना चाहिए। आप बताइए, मैं किसान संगठन के 4 नेता, जो मुख्य नेता है, योगेंद्र यादव, टिकैत जी, दर्शन पाल जी, बाकी भी भीम सिंह जी, ये सारे नेता किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से या तो चुनाव लड़े हुए हैं या तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मोदी जी को गाली दिए हुए हैं। तो क्या हम इन पे विश्वास ना करें? अगर आप इन चारों पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम उन चारों पे विश्वास क्यों करें? इसका जवाब आप दीजिए पहले। अब मेरा सवाल है वल्लभ जी, एक जो बात ये कह रहे हैं कि 2 लोग जिनको आपकी सरकारों ने चुन के ओहदों पे बिठाया, वो आपकी सरकार में ईमानदार थे, इनकी सरकार में आते ही बेईमान हो गए। अगर बिल का समर्थन करने वाला आपके हिसाब से निष्पक्ष नहीं है तो बिल का विरोध करने वाला निष्पक्ष कैसे हो जाएगा? जी, अब मुझे आप ये बताइए, किसी व्यक्ति ने अपनी राय पहले ही दे रखी हो कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, अब वो उस व्यक्ति से क्या आप अपेक्षा करते हो? मैं आपसे, रोहित जी, भूल जाइए कौन क्या है, एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, क्या आप उससे ये अपेक्षा करते हो कि वो उन लोगों को सुनेगा जो कह रहे हैं कि इस बिल से हमारी खेती सूट बूट के दोस्तों के पास चली जाएगी? लेकिन जिसने ये कह दिया गौरव जी कि ये बिल काले कानून है, उससे भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो उनकी सुनेगा जिनको ये लगता है कि हाँ ये बिल ठीक है मेरे लिए? मैं आपको कह रहा हूं रोहित जी, आप चाहते तो 4 इंडिपेंडेंट ऐसे एक्सपर्ट हो सकते थे ना। देश में ऐसे कई लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्होंने ना तो इसके पक्ष में ना विपक्ष में अपनी राय रखी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जिनके नाम आप सुझाएं। इंडिपेंडेंट वो माने जाएंगे जिनका नाम आप तय करेंगे। रोहित जी, ये संयोग है या प्रयोग है कि चारों के चारों एक्सपर्ट जो कि जिनको कमिटी में मेंबर है, उन्होंने चारों ने लेख लिख के मंत्री नरेंद्र तोमर जी को मेमोरेंडम देके ये बोला हुआ कि भैया ये बिल तो स्वर्णिम है, इससे तो हिंदुस्तान की खेती स्वर्ग में चली जाएगी। अरे भैया, हिंदुस्तान के किसान ये बोल रहे हैं कि उनको उनके फसल का उचित मुआवजा कैसे संरक्षित हो, एमएसपी की लीगल गारंटी मान रहे। एक सज्जन जो जोशी साहब है, वो तो कह रहे हैं एमएसपी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो आंदोलन कर जो किसान है उनको ले लो। मैं ये कह रहा हूं, जो 4 लोग जिन्होंने अपनी राय पहले से दे रखी है कि ये काला कानून ही देश के लिए जरूरी है, क्या वो किसानों की बात बिना प्रिजुडाइज होके सुन सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं रोहित जी, आप एक इंडिपेंडेंट एंकर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये संयोग है या प्रयोग है? दूसरा, मैंने बार बार इनसे पूछा कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने से भारत सरकार को क्या खराबी हो जाएगी, भारत सरकार के लिए कैसे गलत है? इन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब मैं देता हूं, हिंदुस्तान की 92% जो उपज है वो बाहर जो प्राइवेट लोग हैं वो खरीदते हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्राइवेट मंडियां बना दी अपने सूट बूट के दोस्तों की। अब वो 92%
एमएसपी के नीचे इनके सूट बूट के दोस्त खरीदेंगे। तो आप ये कह रहे हैं गौरव वल्लभ जी मन साफ होता कि इतने वर्षों में आप लोगों को यही मॉडल अच्छा लगता था जो किसानों के लिए अच्छा नहीं था, जिसमें एमएसपी की गारंटी का कोई कानून नहीं था, आपको तब वो सूट करता था, वो अच्छा था? जी रोहित जी, आप मुझे बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10 साल यूपीए की सरकार चल रही थी, जब भी आप पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, कभी आपने 10 साल में किसानों को सड़कों पे बैठे देखा 50 दिन तक? सर, किसानों को लाशों को लटकते हुए देखा हमने पेड़ों पर। सर, मेरी बात, किसानों की लाशों को लटकते हुए देखा, उनके बीवी बच्चों को बिलखते हुए देखा। मुझे आपको आंकड़ा देने की जरूरत नहीं गौरव जी, उस दौरान भी आप आए दिन आते थे और सफाई देते थे कि क्यों किसान मर रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछ और तब आप ही यही सुधार लाए थे। संसद में आपके नेताओं ने बोला था कि ये वाले सुधार आ जाएंगे तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा। एक एक का उत्तर दे रहा हूं। 50 दिन तक हिंदुस्तान के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, भयंकर ठंड है। रोहित जी, आपको पता है हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में पारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे रहता है रात में। उस ठंड में, बारिश में 50 दिन से हमारे अन्नदाता बैठे हैं। क्या हम वहां जाके फटाफट बात नहीं कर सकते? 50 दिन में हर मीटिंग के बाद 25 दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग, 7 दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग। ज्यादा पूछते हो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, सरकार, जनता ने, जैसा संबित जी ने कहा कि किसानों ने हमको चुना, सही कहा संबित जी, आपको चुना और आपने धोखा किया। आपने पूरा वाक्य नहीं बोला, चुना आपको और आपने उनको दिया क्या? धोखा। किसानों ने आपको चुना, तो आप उनसे जाके बात क्यों नहीं कर सकते? आप बार बार सुप्रीम कोर्ट के हवाले क्यों जाना चाहते हो? ओके, संबित पात्रा, कोर्ट के कंधे से बंदूक चलाना चाहती है सरकार? पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि हम फटाफट बात क्यों नहीं कर लेते हैं जाके। देखिए रोहित जी, मैं सम्मान के साथ और गंभीरता के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस ने फटाफट भी बात नहीं करके 70 साल में बात कर ली होती तो आज ये डिस्कशन और ये डिबेट ही नहीं हो रहा होता। ये हमें फटाफट, राहुल गांधी फटाफट विदेश चले जाते हैं, आपने कभी उन्हें झटापट बात करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। ये फटाफट बात करने की बात कहते हैं। जब भी हम बात करने की बात करते थे, एक ही मुद्दा सामने आता था, पहले कानून हटाओ, फिर जाके कोई हम 1 इंच आगे बढ़ेंगे। ये आप और हमने इस पे डिबेट भी किया है। नंबर 1, अभी भी वही उनकी मांग है कि आप पहले कानून हटाओ, तब जाके हम कमेटी की बात मानेंगे, वरना हम कमेटी की बात भी नहीं मानेंगे। ये तो मोदी जी ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहता हूं और ये कांग्रेस पार्टी को कहता हूं, ये ईवीएम मशीन भी हमारी है, ये इलेक्शन कमीशन भी आप कहते हैं कि ये बिक गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये सुप्रीम कोर्ट को आपने 10 बार, जब राम जन्मभूमि के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आज पुनः आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीबीआई, ईडी सब हमारी है, वर्ल्ड बैंक तक को आपने हमारा कह दिया था। G23, याद करिए, इनके 23 मंत्री थे जिन्होंने बगावत बोल दी थी, तो उनका एक बयान आया था रणदीप सुरजेवाला के कि ये सब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जिसमें मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, ये लोग शामिल थे। अगर ये खुद अपने ही मंत्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं, ये अपने लोगों को बीजेपी की आवाज बताते हैं, तो ये किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर और इलेक्शन कमीशन पर क्या विश्वास करेंगे? अंत में रोहित जी, इन्होंने कहा इन 4 लोगों ने जो कमेटी में हैं, इन्होंने पहले ही आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं आपको 10 आर्टिकल दिखाऊंगा, 10 आर्टिकल योगेंद्र यादव का दिखाऊंगा, जिसमें योगेंद्र यादव जी ने अरुंधति राय, क्योंकि परसों अरुंधति राय उस बैठक में थी, अरुंधति राय ने मोदी जी के खिलाफ अनर्गल वार्तालाप किया है, तो हम क्यों अरुंधति राय पे और योगेंद्र यादव पे विश्वास करें? तीसरी बात, इनके लिए न्यूट्रल कमेटी का अर्थ क्या होता है पता है? न्यूट्रल कमेटी होता है जिस कमेटी में योगेंद्र यादव रहे, जिस कमेटी में कन्हैया कुमार या उमर खालिद रहे, जिस कमेटी में शैला रशीद रहे, जिस कमेटी में अरुंधति राय रहे, जिस कमेटी में प्रशांत भूषण रहे। अगर ये लोग रहे तो वाह, बल्ले बल्ले है। इनको बस यही कमेटी चाहिए, गुलाटी जी की, मान साहब की, अनिल जी की, जोशी जी की, जिनको आपकी सरकार, खुद हमारे सरकार के समय वो एक्सपर्ट नहीं, आपके सरकार के समय वो चेयरमैन, डायरेक्टर इत्यादि थे, वो आपको आज बिके हुए और गए गुजरे लोग दिखते हैं, मगर ये कन्हैया कुमार और शैला रशीद ही आपको कमेटी के अच्छे सदस्य नजर आते हैं। माफ करिएगा, देश ये नहीं मानती है। लेकिन किसने कहा आपको कि शैला रशीद या कन्हैया कुमार को कमेटी में ले आइए? किसने कहा कि योगेंद्र यादव को कमेटी में ले आइए? अरे ये, और तो ये किसको चाहते हैं बताए तो सही। ये यही चाहते हैं आप, अभी शैला रशीद और उमर खालिद को ले आइए। चाहने से कमेटी नहीं बनेगी ना सर, नाचते हुए देखेंगे। सरकार आपकी है,
अदालत को सुझाव आप दे सकते हैं, इनके चाहने से थोड़ी ना कमेटी बनेगी। ना इनके चाहने से होता तो कानून हट गया होता। कमेटी बनेगी रोहित जी, नहीं रोहित जी, ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना इनके चाहने से कमेटी बनेगी ना हमारे चाहने से कमेटी बनेगी। कमेटी बनी है देश के सर्वोच्च न्यायालय के चाहने से, उनके विवेक के आधार पर। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाइए, लोकतांत्रिक देश है, आपका अधिकार है, बिल्कुल उठाइए। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय तक को छोड़ते नहीं है। आप ही के चैनल पे कल राजदीप सरदेसाई के डिबेट में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया गया, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। दुष्यंत दवे जी मौजूद थे आपके डिबेट में। दुष्यंत दवे जी ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे थे कि हाँ ट्रैक्टर रैली निकलनी चाहिए। मैंने कहा दुष्यंत साहब, आपने तो कोर्ट में कहा था कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी। तो दुष्यंत दवे जी कहते हैं चीफ जस्टिस इज अ लायर, झूठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने मेरे साथ झूठ बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मगर इसको उन्होंने ऑर्डर में छाप दिया। आप देखिए पैराग्राफ नंबर 7 में छपा हुआ है ऑर्डर में कि दुष्यंत दवे जी ने मना किया। कल राकेश टिकैत यहाँ थे, ये हंसने की बात 5 बजे के कार्यक्रम में। ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कृषि कानून की कॉपियां जलाई जा रही हैं। किसान संगठनों ने कल ही ऐलान किया था कि लोहड़ी मनेगी तो इस बार कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनेगी, और उसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन कल राकेश टिकैत यहाँ थे, संबित पात्रा, और उनसे हमने सवाल पूछा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पे क्यों अड़े। तो उनका जवाब था कि गणतंत्र दिवस तो हमारा भी है, तिरंगा लहराने की छूट तो हमें भी है, तो हम क्यों नहीं तिरंगा लहरा सकते 26 जनवरी को? सरकार को उससे डर क्यों लग रहा? किसी को डर नहीं लग रहा है, और बिल्कुल सही बात है, तिरंगा लहराने का अधिकार सबको है, मगर देश के अनुशासन को, देश के कानून को, देश के नियमों को तोड़ने का अधिकार ये मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है। कोई देश के संविधान से ऊपर नहीं है। गणतंत्र दिवस देश के गणतंत्र के लिए है। उसका अर्थ ये नहीं है कि जो श्रृंखला देश में 70 वर्ष से 72 वर्ष से चलती आ रही है, हम उसको तोड़ करके सिख फॉर जस्टिस ने जो चिट्ठी लिखी है, हम खालिस्तान का झंडा फहरा दे। मैं ये किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ लोग तो उकसा रहे हैं ना, ये विषय सुप्रीम कोर्ट में उठाना, और आज ये चिट्ठी सिख फॉर जस्टिस ने जारी की है ना, जिसका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, अगर खालिस्तान के लोग यहाँ झंडा फहराएंगे, जो गलती इंदिरा गांधी ने किया था ठीक वही गलती राहुल गांधी करना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले को बड़ा किया, इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, आप याद करिए किस प्रकार से खालिस्तान के मूवमेंट को जन्म दिया, और बाद में स्वर्ण मंदिर के अंदर, हरमंदिर साहिब के अंदर टैंक चढ़ाने का महापाप किया था। महापाप इंदिरा गांधी ने किया था, वही महापाप आज राहुल गांधी करने की चेष्टा कर रहे हैं। मगर राहुल गांधी ना तो हिंदुस्तान आपको क्षमा करेगा और ना कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्षमा करेगा। एक संगठन अगर ऐसे चिट्ठी लिख के इनाम का ऐलान कर देता है तो क्या पूरे आंदोलन को उस चिट्ठी की आड़ में पेंट किया जा सकता है? पहला सवाल। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि हम किसानों की ट्रैक्टर रैली और 26 जनवरी की परेड के समर्थन में है, और एसएफजे भी ऐसी ही चिट्ठी लिख रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि दोनों एक साथ हैं? ब्रेक के बाद आएंगे तो गौरव बल्लभ से शुरुआत करेंगे इसी सवाल के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, दंगल अभी जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, सीधी बहस। संबित पात्रा बीजेपी से, गौरव बल्लभ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। 26 जनवरी को किसान संगठन अड़े हैं कि वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने उनके 26 जनवरी के इस कार्यक्रम का समर्थन किया है। संबित पात्रा ये आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानी संगठन जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी भी वही चाहती है। गौरव बल्लभ, जवाब आपका। मुझे ये लगता है कि संबित पात्रा जी हमारे देश के गृह मंत्री को रोज टीवी पर आके इतना गलत क्यों बोलते हैं? अगर इनके पास जो जानकारी है कि भाई वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, तो देश के गृह मंत्री जी के पास भी होगा। वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जो संबित पात्रा जी के पास जानकारी है वो देश के गृह मंत्री के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये रोज टीवी पे आके कह रहे हैं कि गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बंगाल के चुनावी दौरे कर रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। दूसरी बात जो मैं रोहित जी आपको कहना चाहता हूं, मैंने इनको कहा फटाफट मीटिंग क्यों नहीं करी। अरे भाई साहब, मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूं फटाफट क्यों नहीं करी। क्योंकि आप सोच रहे थे कि किसानों को थका देंगे और भगा देंगे, पर ध्यान रखो, ये ना किसान थकने वाले हैं, ना किसान झुकने वाले हैं, और ना किसान रुकने वाले हैं। ये 3 काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। और एमएसपी की लीगल गारंटी की मैंने 5वीं बार इस शो में सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। इन्हीं के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का बयान पढ़ के सुनाता हूं। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज हायर एमएसपी। ये
भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि एमएसपी ज्यादा है, यही समस्या है, इसको कम करना है, हमें सूट बूट के दोस्तों को औने पौने दामों में बेचना है। ये उनका लेख है, ये कृपया पढ़ ले। चौथी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब 8वें राउंड की मीटिंग होती है, माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, वोट तो आपको दिया था, सरकार चलाने का 5 साल का लाइसेंस देश ने आपको दिया था। आप इतने अयोग्य हो, अगर आप इतने अयोग्य हो तो गद्दी छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट तो चले जाएंगे, पर उससे पहले आप गद्दी छोड़ो और अपने घर चले जाओ जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लाइसेंस आपको, आपने एक्ट बनाने का काम आपका, आपको जनता ने चुना, सुप्रीम कोर्ट क्यों चले जाओ? ये ऑर्डिनेंस आपने बनाए आधी रात में, आधी जब कोरोना के कार्यकाल में सब सेक्टर गिर रहे थे, हमारे देश के किसान उस दिन भी मेहनत करके 3.4% का एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव दे रहे थे, जब जीडीपी -23.9% से गिर रही थी। और मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, एमएसपी की लीगल गारंटी में क्या प्रॉब्लम है? कभी चले जाते हैं खालिस्तान पे, कभी चले जाते हैं इंदिरा गांधी पे, कभी चले जाते हैं राहुल गांधी पे, कभी चले जाते हैं कश्मीर पे, 370 पे। प्रभु, एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्या प्रॉब्लम है? इसका उत्तर दे के जाइएगा, नहीं तो मुझे समझ में आ जाएगा। जो देश समझ प्रभु रहा, उत्तर जो देंगे, किसान प्रभु समझ सारा रहा, उत्तर वो देंगे। समझ में आ जाएगा। ये जवाब नहीं दे रहे, पर आप भी तो नहीं दे रहे कि खालिस्तानी और कांग्रेस एक साथ है क्या? नहीं, मैं दे देता हूं। खालिस्तानी और कांग्रेस एक साथ है क्या? संबित जी, जो इन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, 30 सेकंड आप दे दीजिए जवाब, फिर इनसे लेता हूं। संबित जी 30 सेकंड। देखिए रोहित जी, आप इनसे कोई भी सवाल पूछो, अगर आप स्टूडेंट्स इनसे कोई सवाल पूछते हैं तो बोल देते हैं टुकड़े टुकड़े हैं, कोई एक्टिविस्ट पूछ लेते हैं तो ये बोलते थे कि माओविस्ट है, कोई महिलाएं पूछती है तो कह देते हैं पाकिस्तानी है। कोई सवाल पूछे, कोई भी देश में इनसे सवाल पूछे, उसका नामकरण कर देते हैं। ज्यादा सवाल पूछते हैं तो कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, कोर्ट क्यों चले जाओ? आप गद्दी छोड़ो और घर चले जाओ। ये तो रिपीट हो रहा ना। ठीक, संबित पात्रा। और हम किसी के साथ नहीं है रोहित जी, हम किसी के साथ नहीं है, हम 62 करोड़ अन्नदाताओं के साथ हैं जो अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए। ठीक है। देखिए, इन्होंने 2 बार कहा गद्दी छोड़ो घर चले जाओ। रोहित जी, आप समझ लीजिए, यही सब लब्बल लुबाब है कांग्रेस पार्टी का। ये चाहते हैं कि बस गद्दी छोड़ दिया जाए और गद्दी खाली कर दी जाए एक परिवार के लिए, बस इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। ये जो दादी माएँ इकट्ठे हुई थी वो भी उसी के लिए हुआ था, ये जो योगेंद्र यादव इत्यादि को लगाया गया ये भी उसी के लिए लगाया गया है। ये बिल्कुल हम भी नहीं चाहते हैं कि किसान थके, और हम भी नहीं चाहते हैं किसानों का अमंगल हो, हम चाहते हैं उनका मंगल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कही है, बातचीत करिए, बिल्कुल करिए। ये कह रहे थे हम चाहते हैं कि किसान थक के घर चले जाएंगे। अब देखिए, दादी माओं के लिए भी यही कहा जा रहा था कि ये दादी माँ बैठी हैं एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लिए, और ये दादी माँ जो है गद्दी छुड़वा देंगी मोदी जी का, और दादी माँ तो घर कभी थकेंगी नहीं। ये तो एकदम ब्रह्मलोक से आई हुई दादी माँ हैं, ये विश्व की दादी माँ हैं। दादी माँ भी देखिए, कोर्ट की सुननी पड़ी ना दादी माँ को आखिरकार। दादी माँ बेचारी आज घर में ठीक काम करी, घर में है दादी माँ। तो ये दादी माँ, दादा, ये सब देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं कि कोर्ट इनको कह देगा घर चले जाओ। देश में विशृंखला फैलाएं, नहीं, कोई नहीं। मैं हम देखिए, कोर्ट ने कल जो कहा है उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। कहाँ कहा उन्हें कि घर चले जाओ? कोर्ट ने कहा कोविड, मैं बता रहा हूं, कोर्ट ने कहा कोविड का समय है, हम तो आग्रह करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने घर चले जाएं, ये हमारा आग्रह है। वो कह रहे हैं हम भेज रहे हैं महिलाओं बच्चों को, बुजुर्गों को। दूसरी, वो कह रहे हैं कि हम भेजेंगे। कोर्ट ने कहा है, अब मानना चाहिए। वो कह रहे हैं जैसे आपने कानून सस्पेंड कर दिए, वापस नहीं लिए, हम भी धरना सस्पेंड कर रहे हैं, वहीं बैठे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, देखिए उनकी मर्जी है जाना नहीं जाना, मगर ये कह देना कि हम कोर्ट के कमिटी से बातचीत भी नहीं करेंगे, हम कोर्ट के कमिटी को नहीं मानते हैं। आप बताइए रोहित जी, अगर देश में हर कोई कहने लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, अब क्या शेष रह गया? कांग्रेस पार्टी ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं आपको 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के उदाहरण देता हूं, केवल कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला नहीं, बहुत सारे पत्रकार मित्र भी हैं आपके चैनल में, रोज आते हैं 5 बजे डिबेट करने के लिए। वैसे आप जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूं। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक ने तो आर्टिकल लिखा, ओहो फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है बहुत बड़ी फटकार केंद्र सरकार को। अब गया केंद्र सरकार पानी में, फटकार हो गई। और कल वही पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट अब हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब फटकार लगाए तो सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले, और कमेटी बना दे तो सुप्रीम कोर्ट थल्ले थल्ले। ये कमाल है, ये सिलेक्टिविज्म क्यों है?
वो पत्रकार भी आप समझ रहे हैं जिस पत्रकार के बारे में मैं बोल रहा हूं, आपके शो में आते हैं 5 बजे अक्सर वो आते हैं। उन्होंने कल आर्टिकल लिखा था, परसों आर्टिकल लिखा था, देखिए सरकार को फटकार। कल लिखा, क्या कोर्ट खराब हो गई है? कोर्ट का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक वैसे ही रणदीप सिंह सुरजेवाला का परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए, सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार। कल सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि ये 4 कमेटी क्यों बनाई? मतलब सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए। जिस वेंडर को आप कहे वहीं से रफाइल खरीद के आना चाहिए। आप कहिए आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए तो नहीं हटना चाहिए। आप कहिए बांग्लादेशी घुसपैठिए आने चाहिए तो आने चाहिए। हम कहे नहीं घुसपैठिए बंद होने चाहिए तो नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है। हम कहे राम मंदिर बनाना चाहिए और कोर्ट ने कह दिया बनना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार मिली हुई है। भाई साहब, ये हिंदुस्तान की जनता है, सब देख रही है। तभी तो ये ना आज ये कांग्रेस पार्टी ने 3 में है ना 13 में है। क्यों? ये क्या सोचते हैं? जनता मूर्ख है क्या? जनता सब समझती है क्या कर रहे हैं। और इन्होंने कहा स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और महिला। इनके हिसाब से स्टूडेंट कौन है पता है? इनके हिसाब से स्टूडेंट नंबर 1 है उमर खालिद और कन्हैया कुमार। एक्टिविस्ट, इनके सबसे बड़े एक्टिविस्ट है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। महिला, इनके लिए महिला 2 हैं, अरुंधति राय और शैला रशीद। अगर ये लोग प्रश्न करेंगे तो हम तो बोलेंगे ही कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्वेश्चन किया है। हम और क्या बोलेंगे? पात्रा जी, एमएसपी वाला जवाब दे देते तो शायद इस सब की नौबत ही नहीं आती। हाँ, कौन टुकड़े टुकड़े हैं, मैं एमएसपी का जवाब अभी है, कौन खालिस्तानी है। 10 सेकंड में एमएसपी झगड़ा एमएसपी पे शुरू जवाब दे देता हूं और एमएसपी से ही खत्म होना है। दे देता हूं 60 दिन से तो दे नहीं पाए। दे देता हूं। दो भागों में एमएसपी वाला जवाब 20 सेकंड में देता हूं। पहला भाग, एमएसपी के ऊपर सरकार ने कहा हम सुनवाई करेंगे और संशोधन करके एमएसपी में जो भी उचित कदम उठाना है हम उठाएंगे। गारंटी वाला कदम भी हम उठाएंगे। सरकार ने कहा संशोधन करेंगे। इन्होंने कहा हमें संशोधन नहीं चाहिए, आप पहले रिपील करिए, बैठ के बात करिए, फिर नया कानून बनाइए। नंबर 1। नंबर 2, चलिए सरकार की बात पे आपको भरोसा नहीं है कि हम संशोधन कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, आपको एमएसपी पे गारंटी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आपने एक उचित विषय रखा है, आप उस कमेटी के सामने जाके रखिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इस कमेटी में मेरिट पाता है, इस मांग में मेरिट पाता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगा। आप बोल रहे हैं ना तो हम सरकार की सुनेंगे, ना हम सरकार के बात पे विश्वास करेंगे जब सरकार ने संशोधन की बात की, और ना ही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे, और ना ही हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात मानेंगे। फिर तो एक ही रास्ता रह गया है। वो मिलान में है, उनको बोलिए मिलान से यूनाइटेड नेशन चले जाएं, बगल में ही है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में जाके बोले वहां से। गौरव जी, संसद को मैंने मानना नहीं कि कानून संसद से पास हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को मानना नहीं क्योंकि कमेटी हमारी पसंद की नहीं है, कमेटी में ये नहीं वो लोग होने चाहिए थे, तो फिर सारे कानून सड़क पे ही बने आगे। आप ये बताइए रोहित जी, ये 5 जून को जब ये कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आया, जब कौन सी आवश्यकता पड़ी थी? किसके कहने से बना? कौन से किसान ने इसका प्रतिवेदन किया? आरटीआई में आज खुलासा हुआ है रोहित जी कि इनके पास जब पूछा गया कि किसके कहने से, किसके रिफॉर्म के लिए क्या कमेटी बनी, तो बोले हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं। बोल रहे हम तो किसान का मंगल चाहते हैं। भगवान ऐसा मंगल किसी का ना करे जिसमें मंगल चाहने वाले के लिए बोला जाता है ये तो टुकड़े खाने बैठे हैं, ये तो मुर्गे चिकन खाने बैठे हैं, ये तो यहाँ पे बर्ड फ्लू फैलाने के लिए बैठे हैं, ये तो ठलुए हैं, ये तो कनाडा के एजेंट है, ये तो पाकिस्तानी एजेंट है। ये ऐसे मंगल चाहते हैं? मुझे नहीं लगता संबित जी, आपके भी परिवार में किसी का आप मंगल चाहते हो तो उसके लिए ये बोलते हो। मुझे नहीं लगता आप ऐसा करते होंगे, पर आप कह रहे हो हम मंगल चाहते हैं, तो ये जो आपके मंत्री है, जो आपके कैबिनेट मंत्री है, एक मंत्री तो उसमें रोज किसानों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, वो कहते हैं तो माओविस्ट है। एक मंत्री कहते हैं ये तो कपड़ों से तो किसान ही नहीं लगते। अरे भाई, ये कपड़ा लॉजी क्या है? ये कपड़ा लॉजी क्या मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जैसे एक कपड़ा लॉजी में भी एमए कर लिया? लॉ में तो कपड़ा के विषय में लिखा ही नहीं हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या कपड़ा? बार बार आप लोगों के कपड़े, अब यहाँ पे मैंने बार बार पूछा एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दी जाती? बोले कमिटी देगी। अरे भैया, कमिटी क्यों देगी? आप सरकार आप हो कि कमिटी है? यही तो मैं बोल रहा हूँ। कानून सरकार बना दे और एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कमिटी के पास जाओ। क्यों भाई, कानून क्यों बनाए? फिर ये दोहरे मापदंड मत करिए बार तो बार। गौरव जी, क्या जो विषय को है सब चीज सड़क पे लेंगे? एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं गौरव जी, सब चीज सड़क पे लेंगे, सब चीज सड़क पे लेंगे। सड़क पे नहीं। आप ये बताइए, जो ये ऑर्डिनेंस की मैंने बात करी, फिर ये किस तरह राज्यसभा में पास हुआ? इनको पता था कि ये राज्यसभा में वोटिंग हो गई तो ये हार जाएंगे,
तो वॉइस वोट से पास करा दिया, विपक्षी सांसदों को निलंबित करा दिया। इस तरह से ये क्या लोकतंत्र है क्या? मुझे आप बताइए रोहित जी, इस तरह से आज तक कभी कानून बने हैं क्या कि विपक्षी सांसदों को निष्कासित कर दो? विपक्षी सांसद अगर कहे कि वोटिंग कराओ तो वोटिंग मत कराओ और आप उसको मान लो कि हो गया। कैसे हो गया भाई? क्यों करवाना चाहते हो ऐसे? कहते हैं हमको रिफॉर्म करने, किसके कहने से कर रहे हो? आरटीआई में उनका नाम क्यों नहीं देते कि किसके कहने से रिफॉर्म कर रहे? क्वेश्चन पूछो तो बोले उमर खालिद। गौरव जी आया, मैं कल इंडिया टुडे में बैठा था। अरे एमएसपी की लीगल गारंटी का उत्तर दीजिए। कानून तो इस देश में कैसे कैसे बने आप भी जानते हैं, संबित जी भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। उसकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन संबित पात्रा, क्योंकि आपका पूरा जोर कमेटी पर है कि अब जब सब कमेटी बन चुकी है तो फिर कमेटी के आगे सब चीजें हो जानी चाहिए ना। कमेटी को तय करने देना चाहिए, कमेटी के आगे प्रस्ताव रखे जाने चाहिए, कमेटी संशोधन प्रस्तावित करेगी, फिर आगे कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं आपको जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये भी पूर्व जज है। इन्होंने लिखा है, कमेटी इज लाइक अ कमोड, फर्स्ट यू सिट ऑन इट, देन देयर इज अ रिपोर्ट एंड देन द मैटर सेटल्स डाउन। हरिओम। अब बताइए क्या कहिएगा। अब देखिए, अब मैं तो कॉमोड वोमोड के बारे में बात नहीं करूंगा, आप वो पूछ लीजिएगा कांग्रेस वालों से, ज़्यादा वही बैठते हैं। मगर अब मैं विषय पे आता हूं। अभी यहाँ पर कहा गया कि किसने कहा था, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी बात, इन्होंने कहा किसने कहा था कानून, इन्होंने कहा किसने कहा था कानून लाने के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि राज्यसभा में गलत तरीके से कानून पारित किया गया। आप मुझे जो पिटीशन पढ़े थे अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक भी पिटीशन दिखा दीजिए जिसमें पिटीशनर ने कहा हो कि गलत तरीके से राज्यसभा में ये पारित हुआ। क्यों आपने केस क्यों नहीं किया? आप केवल आज तक में आके दंगल में डिबेट करेंगे, केस नहीं करेंगे। केस में बोलेंगे नहीं ये विषय नहीं है कि ये विषय है। केस में एक भी केस नहीं हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्वेश्चन में है, ये केस नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने कहा नहीं किससे कंसल्ट करके। पूछा गया, साल्वे जी से पूछा गया कि किससे कंसल्ट करके आपने बनाया, तो उत्तर अंग्रेजी में था कि दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मल्टीपल कमिटीज व्हिच गेव इट्स वर्डिक्ट ऑन द सेम एंड द मल्टीपल कमिटीज आर दस। उन्होंने मल्टीपल कमिटी का नाम लिया इन 2 decades। द कमिटी स्टार्टेड इन ईयर 2000 विद द शंकरलाल गुरु कमिटी, thereafter model APMC Act in 2003, APMC rules in 2007, committee of chief ministers of Haryana, Punjab, Bihar and West Bengal in 2010, and approved by agricultural ministers of 10 states in 2013, and model APLM Act in 2013, and finally approved by parliament in 2020। ये उत्तर है साल्वे साहब का कि ये 20 वर्षों 2 decades 20 वर्षों के कमिटियों के नतीजा का ये पूरा एक क्रिस्टलाइजेशन था, संकलन था। रोहित जी आप खुद बताइए, यही कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ये एक ऐसा कानून हो जो डार्क एजेस का कानून है, इसको अमेंड करिए, एपीएमसी पे रिफॉर्म करिए। 12 राज्यों में 2013 को इन्होंने खुद डीलिस्टिंग की थी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं उसको एपीएमसी से लेकर, और आज ये यहां पर चिल्ला रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैंने आपको बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि करोड़ों लोग देख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन पर तो आप भरोसा करेंगे ना। आप कह रहे राज्यसभा बिक गई, राज्यसभा खराब है, पार्लियामेंट खराब है, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा करिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी खराब है। अच्छा कौन है? ये देश सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करे, पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं करे, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करे, किसी पे भरोसा नहीं करे, केवल राहुल गांधी पे भरोसा करे। किस आधार पे राहुल गांधी पे भरोसा करे? आप मुझे एक ऐसा गुण बताइए राहुल गांधी का जिस गुण के आधार पर देश राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा करे। अरे जो व्यक्ति देश में टिक नहीं सकता है, जो व्यक्ति किसानों की बात करता है मिलान में रह के, और कल टिकैत साहब कह रहे थे ये कमेटी को हम नहीं मानते हैं क्योंकि ये कमेटी वाले टेंट में नहीं रहते हैं, ये कमेटी वाले सरसों दा साग और मक्की दी रोटी नहीं खाते हैं, ये फटे कुर्ते वाले ये धोती नहीं पहनते हैं, ये गांव के नहीं है। मैं पूछता हूं, ये राहुल गांधी, योगेंद्र यादव, ये अरुंधति राय, ये कौन से टेंट में रहते हैं? मुझे बताइए, ये कौन से टेंट में रहते हैं? ये कौन सा फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमते हैं? ये कौन सा किसान है? ये कौन से किसान हैं? तो ये इस प्रकार का ये कहना कि ये चारों कमेटी वाले फर्जी हैं क्योंकि ये किसान नहीं है। मैं पूछता हूं, योगेंद्र यादव, वीएम सिंह, राहुल गांधी, अरुंधति राय कौन सा किसान है? पहले इसका प्रूफ करें। यहां पर उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बाद में बताइएगा। बल्लभ जी लास्ट कमेंट देखिए। इन्होंने कहा 93 लाख किसानों से कंसल्टेशन, ये भाजपा के ट्वीट है।
93 लाख किसानों से कंसल्टेशन किया। जब आरटीआई में ब्यौरा मांगा तो बोले इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये कहां से लाते हो ये डाटा? अरे थोड़ा सोचा तो करो, झूठ भी बोलो तो सोचो ना। 93 लाख बोल दिया, 93 लाख किसानों से कंसल्टेशन किया, किससे किया? मैंने दूसरा परमाणु नहीं बोला भैया, मैंने यहाँ पर कमेटी के नाम सुन पढ़े। लीजिए अरे रोहित जी, मैंने कोई अणु परमाणु नहीं बोला। मैंने यहाँ पर वहाँ पर 10 कमेटी के नाम पढ़े जो चिट्ठी में लिखी हुई है, आप भी देख सकते हैं। अब रोहित जी, आप मेरा समय इनको मत दीजिए। दूसरा, मैंने इनसे पूछा कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं देते? क्या कृषि मंत्री ने कभी बोला कि एमएसपी की लीगल गारंटी हम देना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी बोला कि एमएसपी की लीगल गारंटी हम देना चाहते हैं? क्या रेल मंत्री जिन्होंने रेलों को तो अपनी पटरी से उतार दिया, आजकल ये किसानों से बात कर रहे हैं, कभी बोला? और बार बार बोलते कौन कहां गया? संबित जी, कौन कहां गया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 65 शहादत के बाद कौन कहां नहीं गया। तो अच्छा और हुआ वो भारत गया, के हमें पास क्या मतलब है प्रमुख उससे? है। और वो क्यों नहीं गए वहां 65 शहादतों के बाद? शर्म नहीं आई आपको ये बोलते हुए? ठीक है, वो वहां गया, वो टेंट में रहता है, वो नहीं। अरे किसान मांग रहे हैं अपनी फसल की जायज मांग, अपने फसल के जायज दाम। ये कह रहे वो वहां गया है, वो वहां नहीं गया है। ये मेरे आपके शो में मैंने ऐसा चलिए, कहा था। समय अरे समाप्त हो भैया, गया। उसके लिए एक शो और कर लेंगे। किसानों को 2 काले कानून वापस लीजिए और किसानों को उनकी फसल की एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। चलिए, समय समाप्त हो गया। अब मामला अदालत में है। इस बात को लेकर भी आएगा मामला कि 26 जनवरी को किसानों को एक समानांतर अपनी परेड निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, उससे कानून व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, और साथ ही ये भी कि बाहरी ताकतों का हाथ कितना है, राजनीतिक पार्टियों का हाथ कितना है किसान आंदोलन पर जो आरोप लगाए गए। तो ब्रेक के पहले हमने आपसे आज सवाल पूछा था कि क्या किसान के नाम पर गणतंत्र दिवस पर टकराव जायज है? आपके जो जवाब हमें मिले, 28% लोग कह रहे हैं हाँ, 72% लोगों को लगता है कि नहीं, टकराव जायज नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।